Hello students, this is the video number 30 of इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटा इसमें हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल को देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। ठीक है बेटा जी, इसको देखने के लिए हमारे पास एक सोर्स चार्ज है जिसने अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है। ठीक है बेटा जी, तो हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे, और उस लाइन पर हमने दो पॉइंट लिए ए एंड बी। ठीक है ना, तो हमें ए एंड बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। स्मॉल हमने लिया क्योंकि हम डायरेक्ट वर्क निकाल सकें, क्योंकि ए से बी तक पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपको ए से लेके बी तक वर्क डन निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका होता है। तो ए से लेके बी तक आपको वर्क कैलकुलेट करना होगा। तो आपने कहा ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने बहुत ही छोटा लिया, डी आर लिया। इसीलिए ए से लेके बी तक आपका जो फोर्स होगा वो वेरिएबल नहीं होगा। तो डायरेक्ट हम लोग जो है वर्क क्या लिखेंगे, एफ इंटू डी लिख सकते हैं, क्योंकि आपका ये पहले से हमने इसको बहुत छोटा ले लिया है। और मान लिया कि ए से लेके बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने डीवी मान लिया। क्या मान लिया, डीवी। आई थिंक मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। डीवी इज़ व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने कहा कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपने डीवी ले लिया है, तो आप बताइए बेटा जी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो आप कहते हो कि सर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखो कि पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है वर्क डन, है ना। क्या होता है बेटा जी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये आपने इसको क्यू नॉट ले लिया, ये आपका डेफिनेशन होती है। तो बेटा आपने कहा कि सर मान लो कि ए एंड बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आपने लिया डीवी इज इक्वल टू वर्क डन, कहाँ से, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन पर यूनिट चार्ज, ये ले लिया आपने। ठीक है बेटा जी, तो अब बताओ डीवी क्या होगा, डीवी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक आने में कितना वर्क हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डी आर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, 1 इंटू ई लग रहा है। ए से बी तक आने में जो फोर्स लग रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, 1 इंटू ई, क्योंकि आपने जो चार्ज लिया है वो 1 लिया है। तो आपने कहा कि क्या हो जाएगा बेटा जी, फोर्स है ना इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका ये हो जाएगा डी आर, है ना, अपॉन, या आप लिखोगे इसको क्यू नॉट, और क्यू नॉट की वैल्यू आपने 1 ले लिया है तो आप क्या कहोगे, सिंपल आएगा एफ इंटू डी आर आ जाएगा। इसको आप वेक्टर में भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। लेकिन ये जो आप लिख रहे हो ये निगेटिव में आएगा फोर्स आपका, क्योंकि जो वर्क होगा निगेटिव होगा, क्योंकि बेटा जी फोर्स कहाँ लगा हुआ है, राइट साइड में, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, लेफ्ट साइड में हो रहा है। तो आपने कहा यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू क्या है, 1 इंटू ई है, और ए इंटू आपका डी आर है। कहीं कहीं बुक में डी आर को डी एक्स भी लिया हुआ है। तो बेटा आपका यहाँ कितना आ गया, देखो ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो विथ नेगेटिव साइन आपका आ गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ गई है वाई माइनस डी वी अपॉन डी आर, ये। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में। मतलब किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल है, ठीक है बेटा जी, उस पोटेंशियल को हम आर के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, अगर हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसे क्या बोलते हैं, और निगेटिव साइन है तो इसे बोलते हैं निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है ना, इसकी बहुत सिंपल मीनिंग है, ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। सिर्फ आपको मैंने क्या है ये बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशन क्या है। अब यहाँ से आप देखो कि यहाँ बेटा आप क्या देख रहे हो, निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि डी आर अगर बढ़ेगा तो डी वी आपका कम होगा।
इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका कम होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं तो आपका पोटेंशियल बढ़ेगा। नेगेटिव साइन क्या करता है, इंडिकेट कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाओगे, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में, अगर मैं पूछूं कि ए का पोटेंशियल ज़्यादा है कि बी का पोटेंशियल, तो आप कहोगे सर ए का पोटेंशियल कम है और बी का पोटेंशियल ज़्यादा है। आप मूव कहाँ कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो लेफ्ट साइड में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलोगे तो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा बढ़ेगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट व्हाट, कि along the electric field डायरेक्शन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज डिक्रीजेज। तो यहाँ आप लोग लिख लेना along the इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस, ठीक है ना बेटा जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन था कि इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, और आई थिंक मेरी बात आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा। अगर मान लो कि पोटेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है ना, जैसे आपने कहा कि हमारे पास ये रिलेशन आया हुआ है, इसको आप लोग यहाँ पॉइंट आउट कर सकते हैं। आपके पास आया है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है माइनस dV अपॉन, हर बच्चे को याद होना चाहिए क्योंकि बार बार ये फार्मूला आएगा, याद रख लेना। और नेगेटिव साइड क्यों इंडिकेट करता है कि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोटेंशियल आपका कम होगा। अगर किसी ने कहा कि मान लो अगर V कहीं पर V कांस्टेंट है, कहीं पर किसी पॉइंट पर V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो कांस्टेंट है, एक जोन आपने लिया, मान लो एक जोन लिया ऐसे, और इसके हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल यहाँ पर पोटेंशियल आपका मान लो कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो अगर आपका V कांस्टेंट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी, अगर V हो गया कांस्टेंट तो आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होगा। इसका ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर 0 है तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0 होगा? नहीं। इट इज इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर अगर 0 है मान लिया तो क्या वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0 होगा? तो आप कहो सर बिल्कुल नहीं। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी जोन में कांस्टेंट है, हर पॉइंट पर कांस्टेंट है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब भी पोटेंशियल आपका है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई कि क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है? तो आप कहोगे नो। याद रखना, क्योंकि लेक्चर में 1 बाय 1 आगे बढ़ रहा हूं, तो अब तक आपको यह लग रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा ही नहीं। यह गलत हो गया, ठीक है बेटा जी। जैसे आपने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तभी इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं आएगा। तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स पूरा का पूरा डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत सारी केसेस ऐसी होती हैं जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है बट आपको पोटेंशियल कांस्टेंट मिलता है, तभी ये रिलेशन आपको सेटिस्फाइड करेगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए कि पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होगा। यहां से क्वेश्चन निकलता है, इस बात को आप लोग याद रखना। अब मैं अगले टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा, जो मैं हेडिंग बढ़ाने वाला हूं उसको अगली स्लाइड में आपको लेके चलूंगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो बेटा अब हम लोगों को अगली टॉपिक जो पढ़ना था वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने कोई पॉइंट यहाँ पर P ले लिया और यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने बनाया है। लेफ्ट में प्लस Q1 चार्ज लिया है, राइट में प्लस Q2 चार्ज लिया है, ठीक है बेटा जी। और आपको पता है कि मैग्नीट्यूड को सेम होना चाहिए, तो क्या करो आप इसको यहाँ पर ये यस मैग्नीट्यूड को हमने सेम कर दिया। तो डाइपोल बना है तो प्लस Q माइनस Q एंड प्लस Q, दो चार्जेस लिया हमने सेम मैग्नीट्यूड के, डिफरेंट उनका नेचर है, माइनस Q प्लस Q। ये हमारे पास एक डाइपोल बन गया। ये डाइपोल का सेंटर है और ये डाइपोल की लेंथ है, ठीक है ना। अब हमको क्या है बेटा जी, P पॉइंट पर
इस पूरे की पूरे डाइपोल के कारण जो है पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा उसको हमें कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसको कैलकुलेट करना आसान होगा। आपको इसमें वेक्टर सम करना नहीं होगा, सीधे आप निकालो कि माइनस क्यू के कारण जो है पी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल है उसको निकाल लो, प्लस क्यू के कारण जो है पॉइंट पी पर क्या पोटेंशियल है उसको निकाल लो। दोनों को सिंपली आप ऐड कर दो, जैसे आप स्केलर को ऐड करते हो, तो जो रिजल्ट आएगा वो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू द डाइपोल आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। और आपको पता है कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, क्योंकि आप माइनस क्यू को अलग से कैलकुलेट करोगे, प्लस क्यू को अलग से कैलकुलेट करोगे, फिर दोनों को ऐड करोगे, ठीक है ना। तो अगर आपने माइनस क्यू के कारण जो है पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो पॉइंट माइनस क्यू और पॉइंट पी के बीच का आपको डिस्टेंस चाहिए, उसको भी ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। और प्लस क्यू के कारण जो है अगर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए तब भी हमें उसका डिस्टेंस चाहिए पी से लेके क्यू टू तक, उसको भी ड्रॉ कर लेंगे। पोटेंशियल निकाल करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वो पॉइंट डाइपोल के सेंटर से मान लो आर डिस्टेंस पे है, ये हमने ऐसा एज्यूम कर लिया। ठीक है बेटा जी, ये हमारा एजम्पशन है कि वो आर डिस्टेंस पे है। आई थिंक मेरी बात आप लोग समझ गए, ये आर डिस्टेंस पे है। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है बेटा जी, तो हम क्या करेंगे, अब माइनस क्यू के कारण जो है पी पॉइंट पर निकालने के लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हम लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा। तो ये देखो बेटा, हमने माइनस क्यू से पॉइंट पी के बीच का हमने एक डिस्टेंस ड्रॉ किया, इसको हमने माना कि ये आपका R1 है, ठीक है ना। और प्लस क्यू से पॉइंट पी पर जो डिस्टेंस उसको हमने माना कि ये आपका R2 है। ठीक है बेटा जी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निकालते हैं एक एक करके। तो आपने कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू, है ना बेटा जी। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इस एंड को हम ए मान लेते हैं, इस दूसरे एंड को हम बी मान लेते हैं, डाइपोल को। तो अगर हम आपसे निकालें कि भाई बताइए कि पी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा, है ना, तो आप कहोगे सर कि पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो बेटा आप कह सकते हो कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज ए, है ना, सिंपल सी बात है। तो वी पी ये कितना होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज ए मतलब माइनस क्यू, तो ये आपका माइनस के क्यू अपॉन R1 होगा, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि पोटेंशियल के केस में अगर माइनस क्यू पोटेंशियल बनाता है तो पोटेंशियल माइनस में आएगा, और अगर प्लस क्यू पोटेंशियल बनाता है तो पोटेंशियल प्लस में आएगा। ठीक है बेटा जी, अब आपने कहा कि दूसरे केस में देख लेते हैं बेटा जी कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू बी चार्ज यानी प्लस क्यू चार्ज, आपने कहा सर ये आएगा प्लस के क्यू अपॉन R2, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 2। ठीक है ना। तो अब नेट पोटेंशियल कितना होगा एट पॉइंट पी, तो आपने कहा जो नेट पोटेंशियल आपने मान लिया उसको सिंपल आपने माना वीपी। वीपी इज द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू द डाइपोल। तो आप कहोगे जो वीपी आपका आएगा कितना आएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू ए चार्ज और प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू बी चार्ज। ठीक है बेटा जी, अब इनको आपने ऐड कर दिया तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी नेट जो आपका आ गया वो कितना आ गया बेटा, माइनस के क्यू अपॉन R1 आ गया और प्लस के क्यू अपॉन R2 आ गया। ये इक्वेशन नंबर आपका 3 आ गया। तो पी पॉइंट पर दोनों चार्जेस की वजह से आपने पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा क्या हमको एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा, जो आपको समझना है, सिर्फ थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगानी है और इसके बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, देखिए हम कैसे लगाते हैं इसमें मैथमेटिक्स। इक्वेशन नंबर 3 तक कोई दिक्कत आपको तो है नहीं। आपने क्या किया, बी जो आपका ये आर है, क्योंकि हम रिजल्ट को आर के टर्म में लाना चाहते हैं, जो हमारा रिजल्ट है ना वो R1 R2 के टर्म में नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में R1 R2 क्या है, R1 R2 इज द डिस्टेंसेस फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज टू द पॉइंट पी। अब हमारा जो रिजल्ट है वो आर के, क्योंकि सेंटर से लेके पॉइंट पी के बीच का, आपने जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला होगा
डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल, एक्सियल, हर में आपने आर ही लिया, सेंटर से डिस्टेंस लिया है। तो हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो हमारा ये वीपी रिजल्ट है ना, वो सिंपल आर में कन्वर्ट हो जाए, कि सेंटर से जो डिस्टेंस उसमें कन्वर्ट हो जाए। इसलिए हम R1 R2 को रिमूव करना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग कुछ टेक्निक लगाएंगे, कुछ हम ज्योमेट्री बनाएंगे, जिससे हमारा ये जो R1 R2 रिमूव हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो 1 बाय 1 देखते हैं। बस ख्याल ये हो कि हमें R1 R2 को हटा करके R के टर्म में रिजल्ट लाना है। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए बेटा हमने इसके लिए क्या किया, हमने जो है कि ये जो हमारा R था ना, R है ना, ये पॉइंट आपका A है जहाँ पर -Q चार्ज रखा है, ये पॉइंट आपका B है जहाँ पर +Q चार्ज रखा है। तो हमने क्या किया, B पॉइंट से इस R पर एक ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। ये ज्योमेट्री बना रहे हम, ठीक है ना, R1 R2 को कन्वर्ट करना है सिंपल R में। तो हमने क्या किया, +Q चार्ज से R जो लाइन है, इस लाइन पर हमने एक ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, यहाँ बनाया हमने M। कितना एंगल बना, 90 डिग्री का एंगल बना। ठीक है ना, अब इस -Q से भी R पर डालना है परपेंडिकुलर। तो R तो यहीं तक था, इसलिए हमने R को एक्सटेंड किया कि हम A -Q से R पर ड्रॉ कर सकें परपेंडिकुलर। तो आप देखो बेटा जी, यहाँ पर आपका ये 90 डिग्री बना, यहाँ पर ये 90 डिग्री बना। आपने सिंपल क्या किया, R पर दोनों चार्जेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा जी। अच्छा, अब हम कुछ इसमें एजम्पशन लेके चलेंगे, ध्यान से उसको देखना बेटा जी। हमने क्या एज्यूम किया, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जहाँ पर आपको समझा सके हम क्या करना चाहते हैं। आप ये देखो कि वास्तव में ये जो ए डिस्टेंस है ना, छोटा वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा है। ठीक है बेटा जी, ये डिस्टेंस अगर बहुत छोटा कर देंगे तो ये जो आपका P और M है ना, ये जो P और M है वो अप्रॉक्सीमेटली PB के बराबर होगा। क्योंकि जब ये बहुत छोटा होगा ना, ये बहुत छोटा होगा, तो M और B बिल्कुल नज़दीक होंगे। ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस अगर ये बहुत छोटा होगा, इसको छोटा करोगे तो ये M और B बहुत ही छोटा होंगे। इसका मतलब क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि फॉर अ शॉर्ट डाइपोल PM की जो डिस्टेंस है वही PB की डिस्टेंस है। तो आप यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम द फिगर कि PM अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा बेटा जी, PB के बराबर होगा, और ये R2 के बराबर है। ठीक है बेटा जी, अप्रॉक्स हमने किया है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। और अगर अब देखो यहाँ पर, अगर ये डाइपोल बहुत छोटा, इस साइड में आकर देखते हैं, अगर ये डाइपोल बहुत छोटा है बेटा जी, है ना, देखो ये डाइपोल अगर बहुत छोटा है, तो ये जो आपका पॉइंट है, इसको आपने N ले लिया है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट लगभग जो है A पर आप आके मिलेगा। अगर इसको छोटा करोगे तो ये आप कहोगे सर कि P और A अप्रॉक्सीमेटली P और N के बराबर होगा फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। ये अगर बहुत छोटा है तो ये जो दोनों लेंथ है आपकी P और A एंड P एंड N, ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगा। तो फॉर शॉर्ट डाइपोल लेंथ आप कहोगे PA जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा PN के बराबर होगा, और ये आपका R1 है। ये मैंने बताया आपसे, बस इतना आपको लेके चलना है, क्योंकि आप अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हो। ये देखो, ये डिस्टेंस पूरा का पूरा डिस्टेंस ये, और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस ये है ना, ये दोनों तभी बराबर होंगे जब ये बहुत छोटा हो। जब ये बहुत छोटा होगा तो ये N A के पास आ जाएगा। अगर छोटा करोगे धीरे धीरे N के पास आएगा, तो लगभग दोनों बराबर होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था जिसको आपने पॉइंट आउट किया। ठीक है बेटा जी, आई थिंक ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखो बेटा जी, हमने आपसे कहा कि जो ये पॉइंट P था ना, जो आपने लिया हुआ था, वो पॉइंट P जो है इस डाइपोल से कितने एंगल पर इंक्लाइंड था। तो आपने बताया कि सर ये मान लो थीटा है, ये आपका थीटा है। थीटा एंगल पर वो पॉइंट आपका है जहाँ पर आप लाइन ड्रॉ, सेंटर से लाइन ड्रॉ करोगे तो एंगल आपको थीटा मिलेगा। तो मान लो ये थीटा है, तो ये भी आपका थीटा ही होगा। ठीक है बेटा जी, अब इस ट्रायंगल की बात कर लो, इस ट्रायंगल की बात करो। तो आप ये बताओ कि अगर ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बन जाएगा बेस, जिसके साथ एंगल बना हुआ है वो बन जाएगा आपका बेस, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा आपका हाइपोटेनियस। ठीक है बेटा जी। तो अगर हम बात करें यहाँ से, देखो हम ट्रायंगल की बात करें, कौन सा ट्रायंगल हमारे पास, अगर ट्रायंगल हम बात करें, ट्रायंगल क्या OBM की बात करें, तो आप कहोगे सर कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है बेटा जी, बेस आपका ये है OM है, OM, तो OM अपॉन A आ गया।
तो यहाँ से आपने ओ एम कितना निकाल लिया, ए कॉस थीटा, ये आपने ओ एम निकाल लिया। ठीक है बेटा जी, इन सब का बाद में यूज होगा, इसलिए मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब आ जाओ बेटा जी इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ। ये ट्रायंगल कितना कितना एंगल बना रहा है बोलो, ये 90 डिग्री बना रहा है, ये आपका थीटा बन गया। ठीक है बेटा जी, तो जिसके साथ थीटा बना हुआ है ये बन जाएगा आपका बेस, क्योंकि ये थीटा अगर है ये बन जाएगा आपका बेस, ये बन जाएगा आपका हाइपोटेनियस, सॉरी ये बन जाएगा आपका बेस, ये बन गया आपका परपेंडिकुलर और ये बन गया आपका हाइपोटेनियस। तो आपसे बोलूँ मैं कि अगर मान लीजिए हम ट्रायंगल किसकी बात करें, ओ ए एन की बात करें, तो आप क्या देखोगे इसमें, तो इसमें जो कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें बेस क्या है बेटा जी, इसमें बेस है ओ एन अपॉन क्या हाइपोटेनियस है, ए है। तो आप देखोगे कि यहाँ से जो ओ एन आ गया वो आ गया ए कॉस थीटा, है ना बेटा जी। आप दोनों को देखो, अगर हम दोनों को देख रहे हैं तो आप कहोगे सर कि ओ एम इक्वल टू ओ एन होगा, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो इतने जो एजम्पशंस आप लेके चलोगे तब आपको वो आगे हेल्प करेगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। ठीक है बेटा जी, अब देखो मैं इसको कैसे R1 R2 को R में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये थोड़ा सा आपको ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट था जो हमें बताना था। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा एक अगला कॉन्सेप्ट देखो, इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको फोकस करना है क्योंकि आपको डेरिवेशन करने के लिए ज़रूरी है इसको समझना। आप देखो आपने कहा कि सर पी एम वो R2 के बराबर है, यहाँ लिखा है पी एम इक्वल टू R2, ठीक है ना, पी एम इक्वल टू R2 के बराबर है और एम ओ उसमें ऐड कर दोगे तो आप कहोगे सर पी एम प्लस एम ओ वो R के बराबर होगा। मतलब आपने कहा कि पी एम किसके बराबर है, R2 के बराबर है, तो आप कहोगे सर R2 प्लस एम ओ ये R के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर R क्या लिख सकते हो, देखो डायग्राम से आप कहोगे सर कि R इक्वल टू क्या हो गया, देखो ध्यान से R2 प्लस ए कॉस थीटा। देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा R है बेटा, और यहाँ P और M कितना है, R2 के बराबर है ना, R2 मैंने लिखा ना पी एम इक्वल टू R2, P और M R2 के बराबर है और M और वो ए कॉस थीटा के बराबर है। तो आपने क्या लिखा, R इक्वल टू R2 प्लस ए कॉस थीटा। तो R2 क्या हो जाएगा बेटा जी, R2 हो जाएगा R माइनस ए कॉस थीटा। एक क्वेश्चन ये आ गया, देखो आपने R2 को R में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, अब आते हैं किस में, अब आते हैं हम लोग, अब बताइए बेटा जी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, देखो P से लेकर के O के बीच का डिस्टेंस आपका R है ना बेटा जी, और O से लेके N के बीच का डिस्टेंस है ए कॉस थीटा। और आपको पता है कि P और N कितना है, P और N जो है वो R1 के बराबर है। देखो ना Pn कितना R1 के बराबर है। तो अब ये पूरा का पूरा आपका R1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा R1 है। तो इसे क्या लिख सकते हो, PO प्लस ON यानी R प्लस ए कॉस थीटा। तो आप यहाँ पर R1 क्या लिख सकते हो, R प्लस ए कॉस थीटा। बस आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, बस अब टूट गया। अब देखो बस हमारा एम था, जो हमने स्टोरी यहाँ बनाई है, ये सारी स्टोरी क्या है, R2 और R1 को R में कन्वर्ट करने की है। बस वैल्यू पुट करो, अब आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या लिखा कि पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या लिखोगे आप लोग, माइनस, इसको रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग, पहले हम के क्यू क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। के क्यू हमने बाहर निकाला तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बेटा, देखो ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1, है ना, रीअरेंज कर दिया हमने। बस इसकी वैल्यू पुट कर दो फटाफट बेटा जी। तो जो आपका VP इक्वल टू के क्यू इन ब्रैकेट 1/R2 क्या है बेटा जी, R माइनस ए कॉस थीटा, और ये हो गया, और माइनस 1/R प्लस ए कॉस थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आप रिजल्ट के पास पहुंचने वाले हो। ठीक है बेटा जी, अब ये काम कर दिया। अब हम बस एलसीएम ले लेंगे, तो VP इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, कैसे देखो, ये जब आपने मल्टीप्लाई किया तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा जी, देखो ध्यान से, यहाँ से आप क्या करोगे
कि यहाँ से ये हो जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा और माइनस आर माइनस ए कॉस थीटा अपॉन इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला है, हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है ना ये, आर माइनस बी आर माइनस ए आर माइनस ये है ना, आर माइनस ए कॉस थीटा आर प्लस ए कॉस थीटा, तो आर स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज्ड। जब ब्रैकेट को क्लोज करोगे यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो आर से आर आपका कट जाएगा तोड़ने पर, ये आ जाएगा वी पी इक्वल टू व्हाट, ए कॉस थीटा अपॉन, ठीक है ना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका आया। इसके बाद आप लोग क्या करोगे इसमें, देखो बेटा इसमें क्या करना है, देखो बेटा क्या है, यहाँ पर हमने 2 छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर ए कॉस थीटा, यहाँ पर ए कॉस थीटा है ना, प्लस में है, तो यहाँ जाएगा 2a कॉस थीटा, ठीक है ना। और आपको पता है कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर से ए की वैल्यू क्या है, ये आपका डाइपोल लेंथ का आधा है ना, हाफ है ना, तो ए स्क्वायर बहुत छोटा होगा, इसलिए इस पूरी की पूरी वैल्यू को हम यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं इन कंपेयर टू आर। तो आपका जो आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट पी वो आ गया के क्यू, भाई हमने छोड़ दिया, यहाँ पर के क्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई छोड़ रहा हूँ ना के क्यू, ये ठीक है ना, तो हो जाएगा के क्यू इंटू क्या होगा बेटा जी, 2a कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा जी। अब देखो बेटा जी q इंटू 2 ये क्या हो जाएगा, q इंटू 2 हो जाएगा आपका डाइपोल मोमेंट, क्या हो जाएगा जरा जी, तो ये आपका वी पी इक्वल टू आ गया k इंटू पी इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखो इन टर्म ऑफ आपको आर फार्मूला मिल गया, ठीक है बेटा जी। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका आया, देखो इन टर्म ऑफ आपका आर आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि आप कहोगे सर कि यहाँ पर हमारे पास अगर कोई डाइपोल मोमेंट ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर हमारे पास कोई डाइपोल मोमेंट ऐसे बना हुआ है, ये माइनस क्यू बना है, ये आपका प्लस क्यू बना है, इसके बीच का डिस्टेंस 2 ये है, सेंटर यहाँ पर है, और अगर मान लो पॉइंट कोई पी है जो कि एंगल थीटा बनाता हुआ इस डाइपोल मोमेंट से, डाइपोल मोमेंट क्या आपका पी है ना, यहाँ पर माइनस से प्लस की तरफ, डाइपोल मोमेंट से थीटा एंगल बनाता कोई पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल निकालोगे थीटा के टर्म में वो ये आएगा और ये आपका आर कहलाएगा, ठीक है। सेंटर से ये सेंटर से उसका डिस्टेंस आपका के क्या है, कांस्टेंट है, और पी डाइपोल मोमेंट है, कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी आ जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है बेटा जी। अब आप कहोगे सर ये डायरेक्शन तो इसके पास होती नहीं है, इसलिए सिंपल ये फार्मूला आपका आ गया। अगर कोई बच्चा आपसे पूछता है कि मान लो डाइपोल मोमेंट के अलांग कोई पॉइंट है, मतलब एक्सियल कोई पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, तो अगर पी को आप यहाँ लेके आओगे तो ये कौन सी लाइन होगी, एक्सियल लाइन, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट एक्सियल लाइन, ये ना कंसेप्ट आएगा। तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो अगर आप थीटा को 0 करोगे तो उसमें क्या आ जाएगा, थीटा को 0 करते ही पी पॉइंट कहाँ आ जाएगा, एक्सियल लाइन पे आ जाएगा। तो आप इफ थीटा इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो पॉइंट विल बी एक्सियल पॉइंट, क्या करेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सियल पॉइंट हो जाएगा, एक्सियल पॉइंट है ना बेटा जी। अब आप बताइए कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 आपका 1 होता है, तो आप कहोगे सर उस टाइम पे जो पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट जो आएगा आपका क्या आएगा बेटा जी, के पी अपॉन आर स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा है कि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर से आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट आपने लिया, उस पॉइंट पी पर अगर वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आप कहोगे सर के पी अपॉन आर स्क्वायर, पी उसका डाइपोल मोमेंट है, आर क्या है, सेंटर से उस पॉइंट पी का डिस्टेंस है जो कि एक्सियल पॉइंट पर है। और अगर आपने कहा कि थीटा कितना कर दो, 90 डिग्री कर दो, तो इसका मतलब हो जाएगा तुम्हारा इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा। थीटा को आपने 90 किया, तो थीटा इक्वल टू अगर आपने 90 डिग्री किया तो आप क्या देखोगे कि आपको मिल जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है बेटा जी। तो आपने कहा कि V एट इक्वेटोरियल क्या होगा,
के पी इक्वल टू कॉस 90 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज ऑलवेज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया एट एनी पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। और डायग्राम को मैंने प्रॉपर तरीके से समझाया आपको, सिर्फ हमने थोड़ा सा एजम्पशन लिया है जिसको आप लोग को ध्यान में रखना होगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए होंगे बेटा जी। इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन था और इसको बड़े आराम से करना। इस पर 2-4 क्वेश्चन मैं करा के आपको भी करा दूंगा तो आपको और भी कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा। हालांकि फार्मूले में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। बगल में हमने पीडीएफ बनाया हुआ है, उसको भी देख लेना। जो मैंने समझाया वही हमने वहाँ पर पॉइंट आउट किया है। ठीक है बेटा जी, थैंक यू।